हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, इंडियन नेवी द्वारा टीडीपीएफ प्रोग्राम पर अभी भरोसा दिखाया जा रहा है और इस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो लोगों के सवाल यहाँ पर ये उठते हैं कि क्या ये समझदारी है, क्योंकि टीडीपीएफ एक 4.5 जेन का प्लेटफॉर्म होने वाला है और ये 2035 के बाद ही सर्विस में इंडक्ट हो पाएगा। हमने कुछ दिनों पहले इसके बारे में बात करी थी, अपडेट दिया था कि कैसे डिज़ाइन यहाँ पर फ्रीज कर लिया गया है और अब इस पर काम चालू होने वाला है। तो आमका के पैरेलल में ये प्रोग्राम चलेगा और जो टाइमलाइन है ये उसी के आसपास जाएगी, यानी कि 2035 के आसपास सर्विस इंडक्शन यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो उस टाइमलाइन में ज़्यादातर कंट्रियाँ जो हैं 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को ऑपरेट कर रही होंगी और हम एक 4.5 जन प्लेटफॉर्म बना रहे होंगे, जो कि हमारी नेवी द्वारा बड़े नंबर्स में हो सकता है लिया जाए। इनिशियल रिक्वायरमेंट 100 के ऊपर बताई जा रही है, जो कि 140 तक पहुंच सकती है, क्योंकि फ्यूचर में एयरक्राफ्ट कैरियर्स के नंबर्स भी इंडियन नेवी द्वारा बढ़ाए जा सकते हैं। इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो रिक्वायरमेंट की परेशानी नहीं है, नंबर्स भी यहाँ पर सफिशिएंट होंगे। जो परेशानी यहाँ पर है वो एयरक्राफ्ट को लेकर है। तो सवाल ये है कि क्या हमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। तो अगर आप एट प्रेजेंट कैरियर बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स को देखेंगे तो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। यूएस द्वारा F-35C ऑपरेट किए जाते हैं, पर यूएस नेवी सेटिस्फाइड नहीं है। अगर आप यूएस नेवी के ऑपरेशंस को देखेंगे तो वो अभी भी FA-18 सुपर हॉर्नेट पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। F-35 जो है वो इस्तेमाल ज़रूर किए जाते हैं, पर काफ़ी लिमिटेड रोल में। इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये पहली बात तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं ऐसे सलाइन एनवायरनमेंट में मेंटेन करने के लिए। तो अगर आप डेक पर इनको पार्क करके रखें हैं लंबे ड्यूरेशन के लिए, तो जो स्टेल्थ कोटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको रेगुलर मेंटेनेंस करनी पड़ती है और ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आपको पड़ जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप इनको एंटी शिप रोल में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो इनका मेन स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि एंटी शिप मिसाइल साइज़ में बड़ी होती है तो इंटरनल वेपन बे में ये कैरी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से अगर आप एक्सटर्नली उन्हें लोड करते हैं तो 5th जनरेशन होने का कोई मतलब नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर आप 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के यूज़ केस को देखेंगे तो खाली एयर टू एयर कॉम्बैट में ही ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जहाँ पर इनके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स का फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन अगर आप मल्टी रोल ऑपरेशंस को देख रहे हैं, जो कि नेवी को मोस्टली करने हैं, क्योंकि इनके जो फाइटर प्लेटफॉर्म है ज़्यादातर जो सरफेस वेसल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, तो वहाँ पर इनका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो यूएस नेवी का फ्यूचरिस्टिक 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म है, जिसे FA-XX प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया जा रहा है, उसमें जो आपको नया डिज़ाइन दिखेगा, जिसके बारे में हमने कुछ दिनों पहले चर्चा करी थी, उसमें इंटरनल वेपन बे को बड़ा किया जा रहा है ताकि अंदर ऐसे वेपन्स कैरी किए जा सकें। तो वहाँ पर आप एयर इनटेक को ऊपर की साइड पर देखेंगे। तो जब एंटी शिप मिसाइल्स वहाँ पर कैरी करी जा सकेंगी, तब जाकर आपको प्रॉपर एंटी शिप कैपेबिलिटी इन फाइटर प्लेटफॉर्म से मिल पाएगी अपने स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करते हुए, और तब इनका फ़ायदा हो पाएगा, जो कि अभी केस नहीं है। इवन जो J-35B चाइना द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी एयर टू एयर रोल के लिए सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन एयर टू शिप रोल के लिए, फिर एयर टू सरफेस रोल के लिए आपको वहाँ पर एक्सटर्नली लोड कैरी करना पड़ेगा। तो इंडियन नेवी की ये वाइज चॉइस है कि ये 4.5 जन प्लेटफॉर्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो कि प्रैक्टिकली यूज़ किया जा सके। तो अब नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर को कैसे लड़ा जाएगा अगर हम स्टेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर नेवी की फिलॉसफी अलग है। नेवी 4.5 जन प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ रही है, लेकिन वो इन्हीं की कैपेबिलिटी को एनहेंस कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए, जिसके अंतर्गत उनका फोकस जो है ये मैन अनमैन टीमिंग पर ज़्यादा है। तो वो खुद के भी प्रोग्राम चला रहे हैं CCS के साथ में, वो कैट्स प्रोग्राम में भी काफ़ी हद तक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने कुछ ही दिनों पहले डिस्कस किया था कि कैसे जो कैट्स वॉरियर का नेक्स्ट वर्जन होगा, जो कि साइज़ में बड़ा होने वाला है, वो कैसे डेक बेस्ड देखा गया है और उसके साथ में ये प्लेटफॉर्म काम करेंगे। तो जो कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट्स होंगी उसमें ये 4.5 जन प्लेटफॉर्म स्टेल्दी प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करते हुए अपनी इफेक्टिवनेस को बढ़ाएंगे, जिसके अंतर्गत इनको अपने पेलोड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना पड़ेगा। जो स्टेल्थ का फ़ायदा है वो भी उठा पाएंगे, जहां पर टारगेट एक्विजिशन ये स्टेल्दी CCS आगे जाकर करेंगे, और ट्रिगर जो मैंड प्लेटफॉर्म है TDBF जैसे, वो दबाएंगे इन वेपन्स को लॉन्च करने के लिए। तो ये एक सही अप्रोच है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि TDBF के साथ हमें एक 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म पर भी काम करना चाहिए, जैसे कि यूएस द्वारा FA-XX पर किया जा रहा है, जहाँ पर स्पेशली जो इंटरनल वेपन बे है उसको बड़ा रखा जाए, ताकि जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका फ़ायदा उठाते हुए इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया जा सके। लेकिन उसके लिए फिर आपको डिफरेंट टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाहिए होंगे, जैसे कि EMALS टाइप के हो गए या फिर स्टीम कैटापुल्ट लॉन्च टाइप के हो गए। स्टोबार के साथ ये चीज़ मुश्किल होगी, क्योंकि साइज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा ऐसे प्लेटफॉर्म्स का। तो अभी के यूज़ केस के लिए TDBF हमारे लिए सफिशिएंट होने वाला है, इवन अगर हम 2035 की टाइमलाइन को लेकर भी चल रहे हैं। लेकिन उसके बियॉन्ड हमें ऐसे 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म पर भी काम करना चाहिए। तो अगर 5-6 साल में ऐसे प्रोजेक्ट पर हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ भी कुछ बिगड़ा नहीं होगा।
इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।